ये है अफ्रीका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। पूरी दुनिया के 30% नेचुरल रिसोर्सेज अकेले अफ्रीका में पाए जाते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, यूरेनियम हो, प्लेटिनम हो, हाइड्रो और सोलर एनर्जी हो या फिर गैस और तेल के रिजर्व्स, सब कुछ यहाँ है। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर के लिए भी अफ्रीका की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है। लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका की 40% पॉपुलेशन गरीबी का शिकार है। लेकिन सवाल ये है, क्यों? इतनी रिसोर्सेज होने के बावजूद अफ्रीका को आज हम सिर्फ गरीबी, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ही क्यों जोड़ते हैं? लोग अक्सर कहते हैं इसकी वजह है वेस्टर्न कंट्रीज का अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करना और अफ्रीकन लीडर्स में मास लेवल करप्शन। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। अफ्रीका की ज्योग्राफी का भी इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है और भी कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने अफ्रीका को इस हालत में पहुंचाया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वजहों की जिनकी वजह से अफ्रीका आज इतना गरीब है। और सबसे पहले तो ये बात साफ है, अफ्रीका को इस हालत तक लाने में वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। करीब 100 साल तक अफ्रीका ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा रहा और इन्होंने अपने फायदे के लिए अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया। 19वीं सदी में अफ्रीका के फिजिकली स्ट्रॉन्ग लोगों को गुलाम बनाकर यूरोपियन कंट्रीज ले जाया गया। डायमंड और गोल्ड के लिए हजारों अफ्रीकन गुलाम बनाए गए, कत्ल किए गए। आज के दौर में भी ये एक्सप्लॉइटेशन जारी है। सेल कंपनी ने नाइजीरिया में जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। नाइजीरिया की जमीन पानी सब तबाह कर दी, लाखों लोगों को कैंसर का पेशेंट बना दिया। और ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी फूड सप्लाई करने वाली कंपनी कारगिल ने कोको सप्लाई करने के लिए अफ्रीका में बच्चों के साथ जो कुछ किया है वो सिर्फ कोई हैवान ही कर सकता है। पूरी दुनिया का 70% कोको जिससे चॉकलेट बनती है अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, घाना और कैमरून में पाया जाता है। इसी का फायदा उठाने के लिए कारगिल ने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कोको सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन साल 2005 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सबको हिला दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1990s में 12 साल से कम उम्र के हजारों बच्चों को माली से आइवरी कोस्ट स्मगल किया जाता था और उनसे कोको निकालने की जबरन मजदूरी करवाई जाती थी। इन बच्चों को ना सैलरी दी जाती थी, ना ही ढंग का खाना। कुछ बच्चों ने तो ये तक बताया कि अगर कोई गलती हो जाती तो उन्हें उसी कोको के पेड़ की टहनियों से मारा जाता और कई बच्चों के शरीर पर तो चाकू से कट तक लगाए जाते थे। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि इन गरीब बच्चों के खून पसीनों से सस्ता कोको निकाला जा सके। और गरीबी की वजह से इन देशों की सरकारें थोड़ी सी रिश्वत के बदले इन सब रिपोर्ट्स पर आंखें बंद कर लेती थी। तो इसमें कोई शक नहीं कि अफ्रीका को इस हाल में पहुंचाने में वेस्टर्न पावर्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये एक्सप्लॉइटेशन तो ब्रिटिश एम्पायर ने इंडियन सब कंटिनेंट में भी की, सिंगापुर में भी की। मगर ये सारी कंट्रीज आज अफ्रीका से बहुत बेहतर हालत में। और यहीं पर आती है अफ्रीका की ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स। किसी भी कंट्री या कंटिनेंट के लिए कोस्ट लाइन बहुत जरूरी होती है। दुनिया का 80% ट्रेड ओशियन के थ्रू होता है। कोस्ट लाइन असल में जमीन के उस हिस्से को कहते हैं जो समुद्र के साथ जुड़ा होता है। अब मैप में तो अफ्रीका की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी मालूम होती है क्योंकि करीबन हर साइड से ये समुद्र से घिरा है। मगर हकीकत ये है कि अफ्रीका की मेजोरिटी कोस्ट लाइन इतनी वल्नरेबल है कि वहाँ प्रॉपर पोर्ट्स बनाना ही मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से अफ्रीका का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही ग्लोबल ट्रेड से कनेक्ट हो पाता है। दूसरी तरफ यूरोप, जो साइज में अफ्रीका से छोटा है, उसकी कोस्ट लाइन ज्यादा यूजफुल और पोर्ट फ्रेंडली है। इसलिए दुनिया का 40% सी ट्रेड यूरोप कंट्रोल करता है। अफ्रीका में नील रिवर के अलावा कोई और बड़ी नदी इतना नेविगेबल नहीं है कि वहाँ से कार्गो शिपिंग हो सके। इसी वजह से अफ्रीका में इंटरनल ट्रेड करना भी बहुत मुश्किल रहा है। और एक चीज जिसने अफ्रीका को और डुबोया वो है समुद्री लुटेरे यानी पायरेट्स। इनकी वजह से अफ्रीका में ट्रेड करना और भी रिस्की और महंगा हो गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये एरिया कार्गो और कमर्शियल शिप के लिए शायद दुनिया में सबसे खतरनाक पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर सोमाली पायरेट्स हैं जो यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स और दूसरी कमर्शियल शिप्स पर अटैक करते रहते हैं। इसी वजह से जिबूटी में कई देशों ने अपनी मिलिट्री बेसेस बना रखी है जैसे अमेरिका, फ्रांस, चीन वगैरह, ताकि इस रूट को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन जिबूटी से बाहर यानी बाकी ईस्टर्न अफ्रीका में ना कोई मिलिट्री प्रेजेंस है, ना कोई बड़ी पावर, और इसी खालीपन का फायदा उठाते हैं ये पायरेट्स। वेस्टर्न अफ्रीका में भी कहानी अलग नहीं है। यहाँ भी समुद्री लुटेरे शिपिंग रूट्स को हाईजैक करते हैं। उदाहरण के लिए मार्च 2024 में सोमालिया के पास एक कार्गो शिप जिसका नाम एमवी रुएन था, उसे सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। इस शिप पर 17 क्रू मेंबर्स थे जिन्हें पायरेट्स ने बंधक बना लिया। लेकिन इंडियन नेवी के वॉरशिप आईएनएस कोलकाता ने 40 घंटे तक चले एक डेयरिंग ऑपरेशन के बाद सभी 35 पायरेट्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और सभी क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया। ऐसे दर्जनों इंसिडेंट्स हर साल होते हैं और इन्हीं वजहों से ज्यादातर देशों की कंपनीज इन रूट्स को अवॉइड करती हैं और अफ्रीका को चुकानी पड़ती है उस असुरक्षा की कीमत जो उसके हिस्से की तरक्की को निकल जाती है। अब अफ्रीका की ज्योग्राफिकल डिवाइड को समझो। नॉर्दर्न अफ्रीका ज्यादातर हॉट और ड्राई है। यहाँ फैला हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट। यहाँ की जनसंख्या मुस्लिम है
और लाइफस्टाइल मिडिल ईस्ट से काफी मिलता जुलता है। वहीं साउदर्न अफ्रीका में घने जंगल, बारिश, हरियाली और कई नेचुरल रिसोर्सेज, मगर यहाँ की जनसंख्या क्रिश्चियन है। यही रिलीजियो पॉलिटिकल डिवाइड अफ्रीका को और खींचता है, और इसकी जड़ में है कॉलोनियल बॉर्डर्स, जो अंग्रेजों और फ्रेंच ने अपनी मर्जी से खींच दिए थे। न भाषा का ध्यान रखा गया, न धर्म का, न कल्चर का। ब्रिटिश एम्पायर ने ऐसे ही बॉर्डर्स मिडिल ईस्ट में भी बनाए, जिसका फॉल आउट आज तक पूरी दुनिया झेल रही है। मिडिल ईस्ट की इस बंटवारे की कहानी, कैसे वेस्टर्न पावर्स ने ऑटोमन एम्पायर को बांटा, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात सिर्फ दुख की नहीं है। इस अफ्रीका में भी एक देश है जिसने खुद अपनी किस्मत बदली है, और उसका नाम है बोत्सवाना। 1967 में ये भी बाकी अफ्रीकी देशों की तरह ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद हुआ था, लेकिन आज ये अफ्रीका के सबसे अमीर और सबसे शांत देशों में गिना जाता है। जहाँ बाकी अफ्रीकी देश आज भी गरीबी, सिविल वॉर और करप्शन में उलझे हैं, वहीं बोत्सवाना की पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन रेट और इकोनॉमी तीनों कहीं ज्यादा बेहतर है। कैसे किया उन्होंने ये सब, ये हम किसी अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लो, कोई बाहर से आकर अफ्रीका को नहीं बचाने वाला, ना अमेरिका, ना चीन, ना यूरोप। अगर बदलाव चाहिए तो खुद उठना होगा और बोत्सवाना की तरह अपने देश को डेवलप करना होगा। और एक बात, अफ्रीका की कहानी हमें ये सिखाती है कि रिसोर्सेज चाहे जितने भी क्यों ना हो, अगर करप्ट पॉलिटिशियंस, पायरेट्स या हमारे केस में माफियाज को सपोर्ट करते रहोगे तो अंत में भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा।